आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च 2023 को जो कक्षा 10 की हिंदी का पेपर होने वाला है वो किस प्रकार का आएगा और आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहने वाला है उसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको हिंदी के पेपर में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पूरा पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना और इस पेपर को आप अच्छी प्रकार से तैयार करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है आपके एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें आपके जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे अबसद वाले, वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ करके देने हैं। तो गद्यांश आपके सामने है। पहला जो गद्यांश है वो आपके इस प्रकार है कि जयशंकर प्रसाद जी काशी की सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे और यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। और इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा, पर घर में ही जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे और उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी और उनकी विधायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय जरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिला है। जहाँ तक छायावाद की प्रकाशन काव्य के क्षेत्र में जहाँ तक कि छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उनका बीजारोपण जरना में ही किया है। जरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन उनके काव्य क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। तो ये आपने पैसेज पढ़ लिया। अब आपको इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक देखना है। एक क्वेश्चन ये फिक्स आएगा कि आपका जो इसका गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपको बताना है। तो छायावाद, सरस गीत, जयशंकर प्रसाद और जरना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके हो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद। ये जो पूरी गद्यांश है वो किसके बारे में है? वो जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो इसका जो गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपके जयशंकर प्रसाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रसाद जी संबंधित हैं, दूसरा क्वेश्चन है प्रसाद जी संबंधित हैं सुगनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने से और हालदार घराने से। तो ये आपने पहली लाइन में इसको पढ़ा होगा कि ये सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सुगनी साहू घराने से। अगला प्रश्न आपके कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? अवधी, ब्रज, राजस्थानी और हिंदी। तो इसका जो आपको उत्तर मिलेगा तो सबसे पहला है उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। ये आपको इसमें स्पष्ट इसका उत्तर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्रज भाषा। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा इसमें ब्रज भाषा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आंसू, जरना संगीत, लहर गीत और विदायनी। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सी जो रचना ऐसी है जो जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो आपको हो जाएगा इसमें आंसू। जरना संगीत साथ में नहीं है, केवल जरना है। ये देखो जरना है और जरना के बाद में फिर आपके आंसू है। तो जरना संगीत नहीं है, केवल जरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आंसू। फिर आपके 5वां क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? जरना, आंसू और लहर और कामायनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जरना। आपको स्पष्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बीजारोपण जो किया था वो जरना में किया था, उसका बीजारोपण जरना में किया। इस प्रकार से आपको भी कुछ शब्द प्रश्न से मिलान करके उसका उत्तर ढूंढ लेना और उसका सही उत्तर आप वहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अब आपको एक काव्यांश दिया जाएगा जिसमें काव्यांश के आधार पर आपको जो बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 से 6 से लगा के 10 तक के 5 क्वेश्चन, एक कविता दे रखी है, उसको पढ़ के आपको देना है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाके देख सकते हैं और वहां पे टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आपके इसमें एक काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के 5 प्रश्न के उत्तर देने। काव्यांश आपके इस प्रकार है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों का सर मिले। तो इसमें आपको एक कविता दे रखी है, इसका आपको एक तो शीर्षक बताना है कि इसका जो शीर्षक है वो क्या है। तो शीर्षक में आपको ये जो कविता है वह एक पथ की पहचान के रूप में दी गई है कि आपकी जो रास्ता है उसकी पहचान के रूप में कविता दी गई है। अगला प्रश्न आपके बटोही। बटोही शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो बटोही का मतलब होता है जो राहगीर होते हैं, रास्ते पर चलने वाले, उनको बटोही कहते हैं, पथिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पथिक। अगला प्रश्न आपके सुमन का पर्यायवाची आपको बताना है कि सुमन जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो उसके पर्यायवाची आपको बताना है। तो सुमन का पर्यायवाची स ऑप्शन में आपके दे रखा है,
ठीक है, कमल फूल, ये कमल नहीं, फूल, पुष्प और प्रसून, प्रसून ये आपके जो कमल के, इसके फूल के पर्यायवाची, कमल के नहीं फूल के, कमल का पर्यायवाची तो जलज होता है, जलज, नीरज, सरोज, जिनके लास्ट में जज लगता है, जल के पर्यायवाची के वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपके जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के स्वर का अर्थ आपको बताना है, तो वो आ जाएगा आपके दुख। कंटकों का स्वर का मतलब क्या होता है? दुख हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको उन्मेष का अर्थ बताना है। तो उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश भी होता है, उन्मेष का अर्थ दीप्ति भी होती है, उजाला भी होता है। देखो दो ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश, दीप्ति, उजाला, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, तो ये किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। कौन सी कहानी? ये व्यंग्यात्मक कहानी है। अच्छा, इसका लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की जो नाक कहानी है उसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम आप कमेंट करके बताना। फिर आपको छह क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति के करने होंगे। ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपके 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आएंगे। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द किस संज्ञा से संबंधित है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। सॉरी, गाय, आदमी, पुस्तक, हाँ ये व्यक्ति नहीं, जातिवाचक। सॉरी, इसमें हम उसको वापस सही करें। गाय, आदमी, पुस्तक, ये सभी जो आपके जातिवाचक। गाय में एक गाय का, जैसे आप गाय का नाम लेंगे सारी गायें आ जाएगी इसमें, तो ये जाति के बारे में बता रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेष गाय का नाम देके पूछे या विशेष नदी का नाम देके पूछे तो फिर वो व्यक्तिवाचक है। बाकी नदी, पहाड़, पर्वत ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक में इसका उत्तर छुपा हुआ है, प्रश्न का बोध कराने के लिए। तो प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पूरा जो पेपर है वो आपके 2022 का जो पेपर हुआ था सेम उसी के पैटर्न पर आधारित है। एक बार आप 2022 का पेपर भी देख लेना, मैं वो अपलोड कर रखा है वीडियो, तो वो भी आप देखना, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो किस प्रकार का हुआ था। सेम पेपर आपका ये बना हुआ है, तो ये आपके काफी फायदा करेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसमें विशेषण के आपके प्रकार पूछे थे। लास्ट जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें आपके विशेषण के प्रकार पूछे थे। अब इसमें आपके जो विशेषण की परिभाषा पूछ लिए, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके अविकारी शब्द ही, उसमें भी आया था अविकारी शब्द, जिनका व्यय नहीं होता है वो अविकारी या फिर इनको अवयव शब्द भी कहते हैं। अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। लिंग वचन काल के अनुसार जो नहीं बदलते उनको हम अवयव शब्द कहते हैं। फिर आपके अनुज शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें अनुज में जो उपसर्ग है वो अनु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग इसमें? अनु। फिर मानवता में आपको मूल शब्द बताना है, तो मानवता में मानव आपका मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 6 क्वेश्चन हो गए। 6 तो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति के हो गए और 12 आपके अबसद वाले होंगे। टोटल आपके 18 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। वापस आपके 12 वन लाइनर आएंगे, तो इनको भी हम देख लेते हैं। व्यंजन संधि की आपको परिभाषा बतानी है। व्यंजन संधि की परिभाषा, तो व्यंजन का संयोग से जब किसी व्यंजन या स्वर के संयोग से होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण बताने, तो तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण, एक तो गुरु दक्षिणा लिख लेना और एक आप इसमें राजपुत्र लिख लेना। कांट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो कांट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना, महामूर्ख होना। जैसी करनी वैसी बरनी लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसी करनी वैसी करनी का मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में रमेश को निलंबित कर दिया गया। सच में जैसी करनी वैसी बरनी, यानी कि जो जैसा करते हैं वह वैसा ही बरता है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का आपको जीवन परिचय पूछा था लास्ट वाले पेपर में, 2022 के पेपर में। तो अब इसमें आपके ये पूछ लिया है कि इसका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो यतीन्द्र जो मिश्र हैं इनका जन्म अयोध्या के, जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है वहाँ पे हुआ था 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। और कहाँ पे हुआ था जन्म? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने माना कि पुराने संस्कृत नाटकों की महिलाएं संस्कृत न बोलकर प्राकृत बोलती थी, क्योंकि उस समय जन समुदाय की भाषा थी, अतः यह उनके अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। तो वो स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान उसको देखकर कवि बहुत प्रसन्न हो उठा था और उसका उदास मन जो था वो बहुत सुंदर कल्पनाओं में डूब गया था। इस प्रकार आप इसमें आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 8 नंबर है, गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताने। तो एक तो नाश और निर्माण कर लेना। गिरजा कुमार माथुर की रचना है नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, ये एक तो इनकी रचना है नाश और निर्माण। दूसरी रचना का नाम आप लिखेंगे धूप के दान, धूप के दान, धूप के दान भी ये आपके गिरजा कुमार माथुर की रचना है, धूप के दान। तो ये पेपर पूरा आप फायदा करेगा आपको, एक बार इसको पूरा जो देखना, पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ऐप में इसकी सॉल्यूशन सहित मैं आपको पूरा पेपर वहां पे अपलोड कर दूंगा ऐप में। 9 नंबर क्वेश्चन है, संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। तो जो संगतकार कविता है वो संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती हैं। ठीक है, कविता में संगतकार की जो भूमिका है उसके महत्व पर विचार करती हैं। बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता में किसका प्रमाण माना है। तो ये सभ्यता को संस्कृति का परिमाण माना है। किसका परिमाण माना है, संस्कृति का परिमाण माना है। अगला क्वेश्चन ये है आपके इसमें, अगला क्वेश्चन ये है कि रानी आए और नाक न हो, रानी आए और नाक न हो, जो पंक्ति में नाक न होने की बात कही गई है, तो किसकी नाक न होने की बात कही गई है। तो इसमें जो इस पंक्ति में जो जॉर्ज पंचम है इसकी लाट की नाक न होने की बात कही गई है। तो ये आपके जॉर्ज पंचम की नाक वाली कहानी से संबंधित है। आपके अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो अज्ञेय जो थे वो विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे थे। ये आपको इस पाठ के आधार पर, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताने, तो वो विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे थे। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के 16 तक बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये आपके 13 क्वेश्चन होंगे। 13 × 2 करेंगे तो 13 दूनी 26 नंबर के क्वेश्चन आपको ये 2-2 नंबर के करने। कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, कुछ न कुछ उससे संबंधित उत्तर आपको उसमें लिखना है। तो इन सभी के उत्तर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के आगे 16 तक के उत्तर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के 16 तक, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो बालक किसी भी सुख दुख को अपनी मन में नहीं रखता है, वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रोक चिल्लाकर जो प्रकट कर देता है, और विपदा पड़ने पर वे भागकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिपते हैं। तो ये आपको माँ की आंचल जो पाठ है उसके आधार पर बाल स्वभाव की विशेषता आपको बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताका है, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जो गंतोक की परंपरा के अनुसार वे जो श्वेत पताकाएं हैं वो शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, और इन पर जो मंत्र लिखे गए हैं, लिखे होते हैं, ये संख्या में 108 होती हैं। ये संख्या में 108 होती हैं। इनको किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर जो पवित्र स्थान होता है उस पर फहराया जाता है, और जिन्हें फहरा कर उतारा नहीं जाता है, और धीरे धीरे अपने आप जो नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, दुलारी की जो परिचय है वो टुन्नू से कहाँ पर और कैसे हुआ था। तो दुलारी का जो परिचय है वो टुन्नू से कजली जो दंगल है उसमें तीज के अवसर पर हुआ था, और दुक्कड़ की जो गाने वालिया ने, तो दुलारी का परिचय टुन्नू से जो हुआ था वो एक कजली दंगल के तीज के अवसर पर हुआ था, और दुक्कड़ पर जो गाने वालिया में दुलारी का जो खासा नाम था, उसे पद्य में सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी, और वह खोजवा वालों की ओर प्रतियोगी थी, और टुन्नू जो बजरडीहा की ओर से प्रतिद्वंदी था। इस दंगल में दोनों का प्रतियोगी की दृष्टि से आमना सामना हुआ। टुन्नू की दुलारी को अपने आगे इस दंगल में नतमस्तक कर दिया था। तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न है कि काल के आधार पर क्रिया के भेदों का उदाहरण बताना है। उसमें भी आपके कर्म के आधार पर क्रिया की पूछी गई थी, ये आपके काल के आधार पर पूछ लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसमें वापस रिपीट हो सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन है कि काल के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकालिक बीते समय के लिए, वर्तमानकालिक अभिवर्तमान के लिए, तात्कालिक समय के लिए, और भविष्यकालिक आने वाले समय के लिए जो बोध कराने वाली क्रिया होती है वो इस प्रकार से 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आया हुआ है, वापस आ सकता है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वे प्रेम बंधन में सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार जो कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से अप्रभावित रहे थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद जो भगत थे वो अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो जो खेतीबाड़ी से जुड़े थे ग्रस्त बाल गोविंद भगत, वो सदा सरल जीवन जीते थे और कबीर के प्रति उनके समर्पित थे।
ईश्वर और गुरु प्रशंसा के वो गीत गाया करते थे। वे सत्यवादी भी थे साथ में। वे बिना पूछे किसी की चीज़ का हाथ नहीं लगाते थे। इसके साथ ही वे समाज में प्रचलित जो मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो वात्सल्य रस की है। ये भी पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन कि दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो कौन से रस की है, तो वो वात्सल्य रस की कविता है। इसमें दांत निकलते एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि शिशु की मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली होती है और उसके धूल से सने हुए शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोंपड़ी में कमल खिल उठे हैं। शिशु की माँ ने उसे कवि से परिचित कराया और उसने कनखियों से कवि को देखा और नज़र मिलने पर मुस्कुराने लगा और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो सचमुच है जो प्राणवान थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो छाया मत छूना कविता में जो कवि कहता है कि बीते दिनों की जो मधुर स्मृतियां हैं वो वर्तमान जीवन के क्षणों को में जाकर से परिवर्तित नहीं कर सकती हैं यदि उनकी यादें वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ने वाली होती हैं। तो अगला प्रश्न है, काशी संस्कृति की पाठशाला है क्यों? जो नौबत खाने में इबादत पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, कला शिरोमणि यहाँ रहते हैं, हनुमान जी और विश्वनाथ की ये नगरी है। यहाँ इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर जो प्रखंड ज्ञाता धर्मगुरु और कला प्रेमियों का निवास है। संस्कृति क्या है, अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। तो संस्कृति का आशय यह है कि किसी नए आविष्कार तथा तथ्य को प्राप्त करने की योग्यता या फिर वो प्रवृत्ति या फिर वो प्रेरणा संस्कृति कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे तन को ढकने की भावना और सुई धागे की खोज पाने की जो योग्यता है वो संस्कृति है। यह मानव मन का एक गुण है, साथ ही किसी भी कार्य की मूल प्रेरणा है और शक्ति और मानव मन का एक रुझान है। अगला प्रश्न आपके ये है कि नाटकों में स्त्रियों की प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो नाटकों में जो स्त्रियां हैं उनके प्राकृत भाषा बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्राकृत भाषा ही उनकी सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय अनेक ग्रंथ जो थे वो आपके प्राकृत भाषा में ही रचे गए थे। भगवान साक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही धर्मोपदेश देते थे। यहाँ तक कि जो बौद्ध और जैनों की जो धर्म ग्रंथ थे वो भी प्राकृत भाषा में ही रचे गए थे। एक क्वेश्चन आपकी ये फिक्स आएगा, एक तो कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और एक आपके लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो 2 और 2 4 नंबर आपके ये जीवन परिचय के फिक्स है, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लें। 4-5 जीवन परिचय आप उसको एक वीडियो और अलग से बना देंगे, केवल इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो कवि और लेखक है उनके जीवन परिचय का। तो आपके 15 क्वेश्चन में आपके सूरदास का जो जीवन परिचय वो लिखना है, उनकी कृतित्व का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का भी, पहले तुलसीदास जी का आया हुआ है, अब के बार जो सूरदास जी का आ सकता है। प्रमुख कृष्ण भक्त थे ये सूरदास जी और सगुण उपासक। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 में हुआ था। इनका निधन 1583 में हुआ था और मान्यता है कि इनका जो जन्म है वो दिल्ली के निकट एक सिही ग्राम में हुआ था और जन्म से ये अंधे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से ये दीक्षा लेकर अष्टछाप कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आपको एक कवि का बाद में एक लेखक का जीवन परिचय बताना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। वे मैट्रिक पास करके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। मैट्रिक का मतलब वहाँ पे होता है, बिहार में आज भी मैट्रिक परीक्षा ही कहते हैं, 10वीं की जो परीक्षा होती है उसको मैट्रिक परीक्षा ही कहा जाता है। तो वे मैट्रिक परीक्षा की जो परीक्षा है उसको पास करके वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत और लेखाचित्र लिखे इसमें। और इस कलम के जादूगर का निधन जो हुआ था वो आपके 1968 में हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या आपके 4 से लगा के 16 तक के आपके टोटल 13 प्रश्न आएंगे। 13 × 2 करेंगे, 13 दूनी 26 नंबर के प्रश्न मिला जुला के आएंगे। फिर आपके 1+2 यानी कि 3 नंबर का आपका सप्रसंग व्याख्या आएगा। पठित आपका गद्यांश किताब में से आपका कोई गद्यांश देंगे, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे ये दे रखा है आपके, फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे और 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी।
तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले लिखना है, 1 नंबर तो आपका सप्रसंग का मिलेगा और 2 नंबर आपको व्याख्या के मिलेंगे। तो ये सप्रसंग व्याख्या वाले में ऊपर आपको सप्रसंग लिखना है, नीचे उसकी वापस व्याख्या करनी है। सप्रसंग में आप क्या लिखेंगे, वो जो आपको पद्यांश या गद्यांश दिया गए हैं वो किस पाठ से लिया गए हैं और उस पाठ का जो लेखक का नाम बताना है और उस लेखक की किस रचना से वो पाठ लिया गए हैं, वो गद्यांश लिया गए हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है उससे लिया गया है। एक तो आपको ये बताना है, फिर इसमें क्या कहना चाहता है उससे संबंधित आपको थोड़ा सा इसमें बता देना है एक लाइन में। इसमें लेखक स्मृतियों के सहारे फादर बुल्के के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को प्रकट कर रहा है। अब आपको इसमें इसका सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। व्याख्या क्या है उसको ही बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख लेना है, जो दे रखा है उसको हिंदी में थोड़ा सा उसको अपने लैंग्वेज में उसको बता देना है। जैसे फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, तो ये कह रहे हैं कि लेखक फादर बुल्के के व्यक्तित्व का विस्तार देते हुए कहता है कि वे दृढ़ विचारों के युक्त सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी थे तो इन्होंने बता दिया कि वो दृढ़ विचार से युक्त सन्यासी थे। उनको देखकर लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, किंतु क्योंकि वे रिश्ते बनाते थे और रिश्ते मन से बनते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं थे, जबकि सन्यासी मोह माया से जुड़े सभी रिश्ते तोड़कर चलते हैं। 10 साल बीतने के बाद भी अगर फादर से मिलना होता तब भी वो 10 साल पहले मीठे रिश्ते की मांग उनसे महसूस होती थी। लेखक बताता है कि फादर जब भी इलाहाबाद से चलकर दिल्ली आते थे तो सर्दी गर्मी बारिश की परवाह के लिए बिना खोज कर हमसे ज़रूर मिलते हैं, चाहे इनका जो मिलन है वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, ये आप उनसे मिलने ज़रूर आते थे। आत्मीयता की यह कड़ी वे हमेशा जोड़े रखते थे। उनके व्यवहार को लेखक कहते हैं कि कौन सन्यासी इतना करता है, रिश्तों को बनाए रखता है। तो ये आपको इसी में से आपको सप्रसंग व्याख्या लिख लेनी है। थोड़ा सा इसमें विशेष बता देना है कि इसमें आपके किस प्रकार की इसकी भाषा कैसी है, तो ये लिख लेना। भाषा शैली सरल है, सहज है। इसमें लेखक ने फादर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति चिंता को व्यक्त किया है। इससे संबंधित आपको कुछ 2 बातें और लिख लेनी है। एक आपकी आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझती हूँ, ये आप इसमें सप्रसंग देख लेना। ये मनु भंडारी के द्वारा लिखित जो आत्मकथ्य हैं, एक कहानी, यह भी वहाँ से लिया गए हैं। और लेखिका अपने पीछे गुजरे समय को याद करती है और पिता के विचारों पर मंथन करती हैं, उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। फिर आपके एक वापस 3 नंबर का सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश आएगा, ऊपर एक कहानी कविता के रूप में आ जाएगा, ये कहानी के रूप में, ये आपके कविता के रूप में होगा, तो इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। वही 1 नंबर का सप्रसंग है, 2 नंबर की व्याख्या है। सप्रसंग में आपको वो बताने की ये जो कविता ली गई वो कहाँ से ली गई है, आपके पेपर में वो कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है वो रीतिकाल के कवि देव द्वारा रचित कवित से लिया गया है। इस पद में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर आपको इसका थोड़ा सा वर्णन करके लिख लेना है। तो ये फटकी सलानी 100 सुधारियु सुधा मंदिर, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कवि पूर्णिमा की रात चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि चांदनी रात बहुत ही उज्जवल और शोभायमान है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा वर्णन इसमें कर देना है। अथवा में आपको बादल गरजो, घेर गोर गगन, दारादार हो, ललित ललित काले गुगराले, बाल कल्पना से पाले, इस का आपको जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी कविता है उत्साह। इस उत्साह जो पाठ से इसको कविता से लिया गया है ये पद्यांश, और ये एक आह्वान गीत है। ये बादलों को बरसने के लिए कहते हैं क्योंकि बादल नई चेतना नए अंकुर का जन्म देते हैं। फिर आपस इसी का थोड़ा सा हिंदी में अर्थ बना के इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये तो हो जाएगा आपके। फिर आपके 19वें प्रश्न में किताब का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद वाला पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन आपके फिक्स आता है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के मध्य उदाहरण सहित इसको समझाना है संवाद को। तो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ था वो इस प्रकार हुआ था। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में न जाने कितनी धनुइयाँ यानी कि छोटे धनुष तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया, फिर भी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? तो परशुराम जी कहते हैं, हे राजपुत्र, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तू शिव धनुष को धनुही के समान बता रहा है, जबकि यह धनुष के बारे में संसार भर को पता है। लक्ष्मण व्यंग से कहते हैं कि हे देव, हमने तो यही जाना था कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, फिर भी राम ने नए के धोखे में देखा था तो यह छूते ही टूट गया, यह उनका क्या दोष है? परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तू मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानता है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे नीरा मुनि समझ रहा है,
मैं बाल ब्रह्मचारी और मैंने कई बार जो पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है। संहार करने का मतलब मारा है। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं काट डाली, और इतना ही नहीं, मेरे फरसे की कठोरता के भय से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। तो लक्ष्मण वापस कहते हैं कि व्यंग से, वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आपके बारे में आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दे। मैं कोई छुई मुई का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर मुझा जाऊंगा। मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया हूँ। हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर भी आपके जो वचन करोड़ों वज्रों के समान घातक हैं। आपने शस्त्र तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। यह आपको इसमें थोड़ा सा परशुराम लक्ष्मण का जो मध्य का संवाद है वो आपको बार बार पूछा जाता है। इसको आप याद कर लें, वापस से रिपीट हो सकता है। आत्मकथ्य कविता की जो मूल भावना है उसका पर प्रकाश डालना है। तो आत्मकथ्य जो कविता है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और कवि संसार की नश्वरता पर विचार करता है कि दुखों से भरा यह जीवन नाशवान है। कठिनाइयाँ परेशानियों के अलावा यह बताने से कुछ भी नहीं है। कवि का कहना है कि उनके जीवन की गागर तो खाली है। वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। वह अपनी भूल और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। यह ठीक है कि कवि के जीवन में सुखद क्षण आए थे। उसमें प्रेयसी के साथ हिल मिल कर समय व्यतीत किया था, पर वे क्षण जो है वो कुछ ही पल टिक पाए थे। उनके सुख उनके निकट आते आते चले गए थे। कवि उन क्षणों की प्रतीक्षा ही करते रहे। वे अपनी प्रियतमा के सौंदर्य की प्रशंसा करते रहे और उनके गालों की लाली उषा के लिए ईर्ष्या की विषय थी। पर इन सब बातों को कहने से अब कोई लाभ नहीं है। उसकी जो कथा में दूसरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि नेताजी का जो चश्मा पाठ के आधार पर बताना है कि नेताजी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो नेता सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला न तो सेनानी था और न ही नेताजी का साथी था, फिर भी वह जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बिना चश्मे वाली मूर्ति है उसको देखकर बहुत ही आहत था, दुखी था। इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उनकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी और सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। चाहे वे मजाक उड़ाने की मुद्रा में उनको कैप्टन कहते थे, लेकिन वह कस्बे का अगुआ था। या फिर आपको अथवा में 3 नंबर का एक और क्वेश्चन दे देंगे। ये जो क्वेश्चन आपके मनु भंडारी वाला, एक कहानी यह भी इस कविता के आधार पर, पाठ के आधार पर साधारण लड़की से असाधारण बनने की जो प्रारंभिक पड़ावों को आपको प्रकट करना है, समझाना है। तो मनु भंडारी बचपन में एक साधारण लड़की थी। लड़की की भांति अपने परिवार में बहन भाइयों और पड़ोसी बच्चों के साथ में विभिन्न प्रकार के खेल खेला करती थी। लेकिन वय वृद्धि के साथ ही उनके जो व्यक्तित्व पर 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसने साधारण सी लड़की को असाधारण बना दिया था। वे घर में ही पिता के साथ होने वाली राजनीतिक बातों को सुनकर जहां देश और समाज के प्रति जागरूक बनी, वहीं प्रोफेसर शीला अग्रवाल का संपर्क पाकर क्रांतिकारी और विद्रोही बनी थी। फिर आपके खंड द में एक निबंध आएगा, 4 नंबर का निबंध आएगा। एक तो आपकी ये मातृभाषा वाला आ सकता है वापस, मेरा प्रिय नेता पहले भी आए हुए हैं, वापस आ सकते हैं, और कोरोना महामारी से संबंधित आ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और एक आपकी जो स्वच्छ भारत मिशन पर आ सकता है। तो ये आप इसमें देख लेना। और इसके अलावा राजस्थान के मेले, अविस्मरणीय यात्रा ये दे रखी है, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लेना। फिर आपके एक या तो निबंध, ये निमंत्रण पत्र आएगा, या फिर आपके जो कोई प्रार्थना पत्र पूछेंगे, मतलब पत्र या फिर प्रार्थना पत्र, दोनों में से एक आएगा। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र की बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण देना है। तो निमंत्रण आपको पत्र इस प्रकार से लिखना है। इस तरफ आपको जो पता लिखना है, ठीक है, इस तरफ आपको अपना पता लिखना है, ठीक है। जो भेज रहे हैं उसका पता आपको इधर लिखना है। फिर आपको प्रिय अजय, जिसको भेजना है उसका नाम लिखना है, नमस्कार। फिर आपको ये जानकर हर्ष होगा कि आपकी डेट बता देने की, जो उसकी शादी है, बहन की शादी, वो कितनी तारीख को है। फिर मेरी बहन जो मुन्नी है उसका विवाह, प्रोफेसर जिसके साथ में विवाह हो रहा है उनके साथ में आपको बता देना है कि इनके साथ में विवाह होने जा रहा है। और आपसे आग्रह है कि शुभ अवसर पर सपरिवार पधार कर नवविवाहित वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। आप इस निमंत्रण को औपचारिक न समझें, आपको उक्त तिथि से 1 दिन पूर्व अवश्य ही पहुंच जाना है, और आपके आ जाने से हमें उचित परामर्श और सहायता मिल सकेगी। आशा ही नहीं, पूर्ण में विश्वास है कि आप सपरिवार पधार कर हमें अनुग्रहित करेंगे। आपके आने की प्रतीक्षा में
आपका स्नेही मित्र नीरव। तो ये आपको वहाँ पे बता देना है। तो ये आपको इसमें से बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपके अपने जो प्रधानाचार्य है उनको अंग्रेजी विषय के अध्यापक का पद जो रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत कराना है कि आपके जो इंग्लिश के सर नहीं है या फिर आपके विषय चयन के लिए कोई से भी दे देंगे, विज्ञान या गणित, तो उसके लिए आपको व्यवस्था करनी है। तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखेंगे आप वही प्रार्थना पत्र सेम सेवा में श्रीमान या श्रीमती जो भी प्रधानाचार्य जी हैं उनके बारे में बताना है। फिर विद्यालय का नाम लिख लेना है। विषय क्या लिखेंगे, विद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक पद का पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था करने के संबंध में महोदय, महोदया, महोदय, प्रिंसिपल सर है तो आपके महोदय आएंगे, मैडम है तो फिर महोदया। निवेदन है कि लगभग 2 माह से हमारी जो कक्षा में अंग्रेजी विषय के अध्यापक की कमी के कारण अध्यापन व्यवस्था बाधित हो रही है। इस विषय के कालांश में जो अन्य अध्यापक आते हैं वे अंग्रेजी विषय का अध्यापन न करा करके अपने अपने विषय का अध्यापन करा के चले जाते हैं। इस कारण कक्षा में जो अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि विषय अध्यापक की कमी को दूर करने के लिए अन्य अंग्रेजी विषय के अध्यापक की स्थायी व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे हमारा उक्त विषय का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके, समय पर हमारा विषय का जो पाठ्यक्रम है पूरा हो सके। आशा है कि आप हमारे विषय जो प्रार्थना है वो अविलंब ध्यान देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। प्रत्येक जो क्लास का जो मॉनिटर होता है उसका नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिख लेना है। ये आपके जो कितने नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आपके प्रार्थना पत्र आएगा, ये लिखना है। फिर आपके अंतिम क्वेश्चन आएगा एक विज्ञापन का। विज्ञापन लास्ट बार भी आया था, 2 विज्ञापन आए थे, अथवा में आपको एक करना है। ये 9 अंकुर वाला लास्ट बार भी आया था और इस बार भी वापस आपके आ सकता है। पिछली बार ये मूर्ति वाला आया था कि नई मूर्तियों का उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ मूर्ति बेचने के लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये 9 अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। इस प्रकार आप लिखेंगे, सुनहरा अवसर, 30% की छूट, बम्पर सेल। आपने देखा होगा विज्ञापन इस प्रकार से आते हैं अखबार में, आपको भी यही लिखना है। 9 अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था, इसके द्वारा बनाए गए कारपेट की बम्पर सेल में पधारिए, मन भावन कारपेट को 30% की छूट के साथ में ले जाइए, सुनहरा मौका मत खोइए, एक बार खरीदेंगे तो बार बार खरीदेंगे। इस प्रकार की बातें आपको उसमें लिख लेनी है। और यहाँ पर लिख लेने के अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। संस्था का स्थान आपको बता देना है कहाँ पर ये और कितनी तारीख तक आपकी ये मेला लगेगा, मतलब ये चल रहा है। समय आपको बता देना है। आयोजक आपको 9 अंकुर संस्था और मोबाइल नंबर में कुछ भी यहाँ पे डाल देना है, अपने मोबाइल नंबर पर डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब चीज़ कर देना। तो ये है। फिर आपको एक दूसरा विज्ञापन तैयार करना है। HPW में निर्मित अनुपयोगी सामग्री को उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। विद्यालय में HPW में शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए, मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, आपके घर की शोभा बढ़ाइए, पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। डेट डाल देनी है, टाइम और आपको जो स्थान है वो आपको बता देना है। तो ये था आपके मॉडल पेपर जो 2023 का जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया था, वो वाला हिंदी का। इसी प्रकार के और पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगी, फिर आपको वहाँ पे अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करते ही आपको एक ऑप्शन और मांगेगा, तो आपको पेरेंट वाला नहीं करना है, आपको अपना स्टूडेंट करना है। स्टूडेंट करने के बाद में आप वहाँ पे टेस्ट दे पाएंगे, वहाँ पर फ्री PDF है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे, अपने मोबाइल में पढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध है, तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करें।